वेल हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मिथिकल मिरेकल्स। आज की ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी नरेट करके सुनाने वाला हूँ। बट डोंट वरी, इट्स नॉट गोना बी अ वेस्ट ऑफ योर प्रीशियस टाइम, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से ही मैं आपको भानगढ़ के एक हॉन्टेड किले के बारे में भी बताऊंगा। सो विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी की शुरुआत होती है एक बारिश भरी शाम के साथ, जिसमें कि चार नौजवान दोस्त एक कार में कहीं जा रहे थे। इन चारों के नाम थे विक्रम, जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहा था, रोहन जो कि उसके साथ बैठा था, और बैक सीट पर तरुण और अजीत बैठे हुए थे। ये चारों ही राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के सरिस्का रिजर्व की सीमा पर स्थित भानगढ़ के एक किले की ओर जा रहे थे। सफर करते करते शाम के करीब 4:30 बज चुके थे। तब रोहन विक्रम से पूछता है कि उसे ड्राइव करते करते 1.5 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और अभी तक वो मुश्किल से आधा ही सफर तय कर पाए हैं। क्या वो 6 बजे से पहले भानगढ़ पहुंच भी पाएंगे? जिसका जवाब देते हुए विक्रम कहता है कि जब तक स्टीयरिंग उसके हाथ में है उन्हें टाइम की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब तरुण कहता है कि हमें तुम्हारी ड्राइविंग पर बहुत भरोसा है, लेकिन ध्यान रहे अगर हम 6 बजे से पहले उस किले तक नहीं पहुंचे तो वो चौकीदार हमें एंट्री नहीं देगा। तब विक्रम गर्दन मोड़कर तरुण से कहता है कि क्या तुम्हें मेरी ड्राइविंग पर शक है? और अचानक से रोहन चिल्लाता है, सामने देखो। विक्रम फौरन सामने देखता है और ब्रेक लगा देता है। तब सभी देखते हैं कि रास्ते में तो 5 बिल्लियों की लाश बरसात में सड़क के बीचों बीच पड़ी हुई हैं। ये देखने के बाद अजीत कहता है कि ये तो कोई अपशगुन है और हमें शायद वापस लौट जाना चाहिए। जिसके बदले में रोहन कहता है कि इतना आगे आने के बाद और इंतज़ाम करने के बाद तो खुद हमें भूत भी नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, तो ये अपशगुन क्या चीज़ है। और इसी के साथ वो अपना सफ़र जारी रखते हैं। रास्ते में उन्हें कई साइन बोर्ड्स भी दिखाई देते हैं जिन पर लिखा हुआ था कि 6 बजे के बाद भानगढ़ के किले में प्रवेश करने की मनाही है। उन्हें एक और साइन बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा था कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले कोई भी भानगढ़ के किले में प्रवेश ना करे। पर वो इन सभी साइन बोर्ड्स को इग्नोर करते हुए 6 बजने से ठीक पहले भानगढ़ के किले के मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं। अब तक बारिश भी थम चुकी थी और वो मुख्य द्वार पर खड़े होकर द्वारपाल को आवाज़ लगाते हैं। कुछ आवाज़ों के बाद द्वारपाल वहां आता है और उन पर गुस्सा करके उन्हें वापस जाने को कहता है, लेकिन विक्रम उसे एक अच्छी खासी रकम देकर किले में रात गुजारने के लिए राजी कर लेता है। अब वो चारों किले के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हुए चौकीदार के पीछे पीछे एक मंदिर में जाते हैं। मंदिर में ले जाकर वो चौकीदार उन्हें बताता है कि देखो, मैंने तुम्हें यहाँ रुकने के लिए इसीलिए जगह दी है क्योंकि बाहर बहुत रात हो चुकी है और बहुत तेज बारिश भी हो रही है, जिसमें तुम्हारे लिए ड्राइव करना बहुत खतरनाक हो सकता है। अब ये सुनकर अजीत कहता है कि लेकिन बारिश तो बाहर रुक चुकी है। तब रोहन अजीत को कहता है कि ये बस बहाना है यहाँ रुकने के लिए, अगर कोई पूछे तो, समझे। इसके बाद वो चौकीदार उन चारों को मंदिर के ऊपरी कमरों में ले जाकर वहाँ उनके रहने का इंतज़ाम कर देता है और उन्हें ये बताता है कि सूर्यास्त के बाद किले में रुकने का एक ही नियम है जो कि उन्हें भी मानना होगा। उन्हें किसी भी हाल में मंदिर की सीमा से बाहर नहीं जाना है। और वो खुद बताता है कि उसने ये नियम पिछले 25 साल के अपने कार्यकाल में कभी भी नहीं तोड़ा है, जिसकी वजह से वो आज तक जिंदा रह सका है। जिस पर रोहन उस चौकीदार से कहता है कि क्या उस चौकीदार को भी यहाँ के भूतिया किस्सों पर यकीन है? जिसका जवाब देते हुए चौकीदार बताता है कि ना सिर्फ यकीन बल्कि उसने उनके होने को महसूस भी किया है और कई बार तो उसने उनकी आवाज़ें भी सुनी हैं। और इसी तरह वो चौकीदार उन चारों को अपने किस्से सुनाना शुरू कर देता है। वो बताता है कि एक बार उसने मंदिर के बाहर से अपनी बीवी को उसका नाम पुकारते सुना था, लेकिन जब उसने वापस अपनी बीवी को आवाज़ लगाई तो उसकी बीवी ने कोई जवाब नहीं दिया और थोड़ी देर बाद फिर से उसका नाम पुकारने लगी। ऐसे ही उसने एक बार अपनी माँ को भी उसका नाम रात में पुकारते और उससे प्यास के मारे पानी के लिए गुहार लगाते सुना था, जबकि उसकी माँ को मरे 1 दशक से ज़्यादा का समय हो चुका है। इन सब बातों को सुनकर वो चारों दोस्त बहुत ज़्यादा डर चुके थे। बातों ही बातों में वो चौकीदार उन्हें भानगढ़ के भूतिया होने के पीछे की एक किंवदंती भी सुनाता है।
कहा जाता है कि आज से कई सालों पहले भानगढ़ में राजा चैत्र सिंह की बेहद ही खूबसूरत बेटी राजकुमारी रत्नावती रहती थी। राजकुमारी के अद्भुत सौंदर्य के कारण उन्हें कई राजकुमारों से विवाह के प्रस्ताव आया करते थे, पर इनसे परे राजकुमारी की खूबसूरती पर एक दुष्ट तांत्रिक की भी बुरी नजर थी, जो कि उन्हें किसी भी हाल में हासिल करना चाहता था। पर वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि उसके लिए रानी को सीधे रास्ते से हासिल कर पाना असंभव था। इसलिए उसने एक इत्र की शीशी पर एक ऐसा मंत्र डाला जिसके बाद उस इत्र को लगाने वाला खुद ब खुद उस तांत्रिक की ओर आकर्षित हो चला आता और इस इत्र को वो राजकुमारी को बाजार में देने की कोशिश करता है। पर तांत्रिक के दुर्भाग्य से राजकुमारी को तांत्रिक की इस चाल का पता चल जाता है और वो इत्र की शीशी एक चट्टान पर दे मारती है, जिससे इत्र की शीशी टूटने से शीशी का इत्र उस चट्टान पर जा गिरता है और तांत्रिक के मंत्र के कारण वो चट्टान लुढ़कते हुए उसी तांत्रिक को कुचल देती है और उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद से ही उस तांत्रिक की बुरी स्पिरिट उस किले को हॉन्ट करना शुरू कर देती है। अब रोहन और उसके सभी दोस्त वैसे ही चौकीदार की बातों से डरे हुए थे और इस कहानी के बाद तो जैसे उनके दिल थम से गए थे। अब चौकीदार उन सभी को कहता है कि वो सोने के लिए मंदिर के निचले कक्ष में जा रहा है और वो यहाँ ऊपर रह सकते हैं, पर ध्यान रहे किसी भी हाल में कोई भी इस मंदिर की सीमा को सुबह होने से पहले पार ना करे। ऐसा कहकर वो चौकीदार नीचे सोने चला जाता है, पर उन चारों दोस्तों की तो जैसे नींद ही उड़ गई थी। वो चारों जो कि यहाँ आने से पहले बहुत रोमांचित और उत्साह से भरे थे, अचानक से सभी के मन में यही विचार आ रहा था कि रात जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। अब रात के करीब 11 बजे तरुण को कुछ असामान्य सी आवाज महसूस होती है। धीरे धीरे बाकी तीनों दोस्तों को भी वो आवाज सुनाई देती है। दरअसल कोई चीज उनकी गाड़ी पर जो कि मंदिर के बाहर खड़ी थी उस पर खटखटाहट कर रही थी और जैसे उनकी गाड़ी में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। तब विक्रम अपनी फ्लैशलाइट जलाकर गाड़ी की ओर देखता है और पाता है कि वो और कुछ नहीं बल्कि बस एक लंगूर है। जिसके बाद वो राहत की सांस लेते हैं और देखते हैं कि वो चौकीदार तो नीचे आके शराब पीकर नशे में सो रहा है। तभी बरसात दोबारा शुरू हो जाती है और रोहन को फिर से एक आवाज़ मंदिर के बाहर से आती है, पर इस बार ये आवाज़ किसी टैपिंग की नहीं बल्कि जैसे किसी बच्चे के रोने की लग रही थी। रोहन फ्लैशलाइट से देखने की कोशिश करता है तो उसे बरसात में कुछ भी दिखाई नहीं देता, पर डराने वाली बात तो ये थी कि ये आवाज़ सिर्फ रोहन को ही आ रही थी, इसलिए और कोई इस बात पर यकीन नहीं करता। तब रोहन डर के मारे मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है, लेकिन अब धीरे धीरे अजीत को भी किसी औरत के रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। लेकिन अजीत को ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी लगती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये आवाज़ उसकी माँ के रोने की होती है। अजीत को ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे उसकी माँ रो रो कर उसे पुकार रही हो और घर चलने के लिए कह रही हो, जबकि असल में अजीत की माँ का भी देहांत कुछ महीनों पहले ही हुआ था। जब अजीत अपनी माँ की आवाज़ सुनकर मंदिर से बाहर जाने लगता है तो उसे विक्रम और तरुण रोक लेते हैं, जिसका विरोध करते हुए अजीत बार बार जाने की जिद करने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे अजीत को किसी ने अपने वश में कर लिया हो। तब विक्रम और तरुण मदद के लिए बहुत आवाजें लगाते हैं, मगर चौकीदार तो शराब के नशे में सो रहा था। तब वो किसी तरह से अजीत को वापस से होश में लाने में कामयाब हो पाते हैं, जिसके बाद वो अपने अपने सेलफोन देखते हैं तो पाते हैं कि उनमें नेटवर्क नहीं है और वो कहीं भी कॉल नहीं कर सकते। अब रात के करीब 1 बज चुके थे और चारों दोस्तों को ऐसी खौफनाक आवाज़ें लगातार सुनाई दे रही थी और उन सभी के पैर जैसे जम से गए थे। वो बस यही सोच रहे थे कि किसी तरह से ये आवाज़ें बंद हों, पर धीरे धीरे उन्हें और आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। कभी उन्हें किसी की तालियों की आवाज़ सुनाई देती थी तो कभी किसी की पायल की आवाज़ें, तो कभी तो वो आवाज़ें सीधी तरह से उन्हीं का नाम पुकारती थीं। लगभग 4:30 बजे तक वो ये उम्मीद छोड़ चुके थे कि वो यहाँ से सुरक्षित अपने घर लौट भी पाएंगे। रोहन तो सारी रात बिना सोए सिर्फ हनुमान चालीसा का ही पाठ कर रहा था, पर धीरे धीरे वक्त बीतता है और उन सब की आंखें लग जाती हैं। सुबह के करीब 6:30 बज जाते हैं।
और जब तरुण उठकर आगे खोलकर देखता है तो पाता है कि एक पुजारी मंदिर की सफाई और अपना दैनिक काम कर रहा है। ये देखकर वो बाकी सबको भी जगाता है और वो चारों देखते हैं कि कुछ लोग यहाँ उनकी ही तरह किले को देखने के लिए आए हैं। चारों रात की घटनाओं से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और इन सब के बावजूद वो सही सलामत थे। ये जैसे उनके लिए किसी चमत्कार के समान था। सुबह होते ही वो उस जगह एक पल के लिए भी नहीं रुकते और फौरन अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और दोबारा कभी यहाँ ना मुड़ के वापस आने की कसम खाते हैं। सो दैट्स इट। इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।